लाइफ में ब्लड का जितना ही इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट किसी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है फाइनेंस का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आ चुके हैं हमारे चैनल पे पंकज कॉमर्स क्लासेस पे। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा बिजनेस स्टडीज पर और चैप्टर क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए क्या कहते हैं कि मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस में कि बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड ऑफ सोसाइटी। फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स मनी, फाइनेंस, देयरफॉर इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। देखिए ये जो बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस के अंदर में हर एक चीज़ के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और यही वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से बिजनेस रन करता है। फिर चाहे वो कोई छोटे एक्सपेंसेज हो या कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हो जिसके अंदर में हम असेट्स परचेज करते हैं या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो a business cannot function unless adequate funds are made available to it। और बिजनेस तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक कि जो एडिक्वेट फंड्स हैं, जो पर्याप्त मात्रा में जरूरी फंड्स चाहिए वो नहीं होते हैं। द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। देखिए स्टार्टिंग में जो इनिशियल कैपिटल मिलती है, अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटर्स को फंड्स कहाँ से मिल जाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी खुद की कैपिटल होती है या पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स की कैपिटल होती है। लेकिन इनिशियल कैपिटल ही, चाहे वो जिस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन इनिशियल कैपिटल ही सफिशिएंट नहीं होती, उन्हें और भी कैपिटल रेज करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैपिटल कैसे रेज करेंगे वो डिसाइड करता है प्रूडेंस से, कि मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, उनको जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं वो कैसे सोर्सेज और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो a business person therefore has to look for different other sources from where the need of funds can be met. A clear assessment of the financial need and the identification of various sources of finance therefore is a significant of running a business organization। तो देखिए आप कि द नीड फॉर फंड्स अराइजेज फ्रॉम द स्टेज व्हेन एन एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिसीजन लेता है तो उसको दो तरह की ज़रूरत पड़ती है। एक जो कि असेट्स चाहिए होगा, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए असेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो असेट्स के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी। और दूसरा डे टू डे एक्सपेंसेज को बियर करने के लिए आप कह सकते हो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त को इसलिए व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा जाता है। व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धन के कार्य नहीं कर सकता। उद्यमी जो प्रारंभ में लगाता है पूंजी, वो व्यवसाय के वित्त की पूरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है। व्यवसाय वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसीलिए अन्य स्रोतों की भी तलाश करता है। वित्तीय आवश्यकताओं का सही आकलन एवं इसके विभिन्न स्रोतों की पहचान करना किसी व्यवसायिक संगठन को चलाने का महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए किस तरह की जरूरत लगती है। वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के प्रारंभ के निर्णय के समय ही पैदा हो। कुछ राशि की आवश्यकता तुरंत हो जाती है, जैसे आप देखते हो संयंत्र एवं मशीनरी के लिए, फर्नीचर एवं अन्य संपत्तियों को खरीदने हेतु के लिए। इसी प्रकार कुछ कोष की आवश्यकता किस लिए होती है? दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए होती है, जैसे कच्चे माल की खरीद होती है, कर्मचारियों को वेतन देना होता है। और इसी प्रकार से जब व्यवसाय को बढ़ाना होता है तब धन की आवश्यकता होती है। तो फिर जब बिजनेस को इंक्रीज करेंगे तो एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद में देखिए कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखिए फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी आप असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और असेट्स की बात करें तो आप प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इन सब के लिए है। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड असेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और यही फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है।
और यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए संपत्तियों जैसे भूमि एवं भवन, संयंत्र एवं मशीनरी एवं फर्नीचर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसे उद्यम की स्थायी पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। स्थायी संपत्तियों के लिए आवश्यक पूंजी का व्यवसाय में निवेश लंबी अवधि तक रहता है। तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल की, तो फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय तक के लिए ब्लॉक हो जाती है यहाँ पर। तो हमें सोर्सेज भी डिफाइन करने होंगे कि कैसे सोर्सेज से हम किन फंड्स को अरेंज करेंगे। ज़रूरत होती है कि हमें एनालिसिस करने की कि रिक्वायरमेंट कैसी है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फंड्स का सिलेक्शन करेंगे। फंड्स का सिलेक्शन करते वक्त हम अपने कैश इनफ्लोज को भी ध्यान देंगे और कैश आउटफ्लोज को भी ध्यान देंगे। इसके साथ ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड जो हमें पे करना होगा, जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो देखिए आगे, फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। अच्छा, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो ज़रूरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी जिसको कहते हैं। कि अगर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें चाहिए होंगे फंड्स, तो वो वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहलाती है। और वो किस लिए हो सकता है? दिस इज नोन एज कैपिटल ऑफ एन इंटरप्राइज विच इज यूज फॉर होल्डिंग करेंट असेट सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब ये किस लिए यूज होता है? जो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है करेंट असेट के लिए, जैसे कि स्टॉक के लिए होता है, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, एंड फॉर मीटिंग करेंट एक्सपेंसेज लाइक सैलरीज, वेजेस, टैक्सेज एंड रेंट। मतलब डे टू डे जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बियर करने के लिए ज़रूरत होती है जिस कैपिटल की, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एज नेम सजेस्ट, वर्क में वो रिवॉल्व होती रहती है, जिसे हम कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उद्यम की वित्तीय आवश्यकता स्थायी संपत्तियों के क्रय के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती। व्यवसाय कितना भी बड़ा अथवा छोटा हो, उसे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए पूंजी की आवश्यकता भी होती है। तो कार्यशील पूंजी की राशि अलग अलग व्यावसायिक इकाइयों के लिए अलग अलग होती है, जो कई तत्वों पर निर्भर करती है। अब देखिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि किस किस काम के लिए। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में कि वित्त धन के स्रोतों का वर्गीकरण इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप कंसर्न द फंड्स में भी। अब देखिए, जब कभी ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? फंड्स की। किनको? सोल प्रोप्राइटरशिप को। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ऑप्शन क्या होता है? वो स्वयं ही अरेंज कर देते हैं या फिर रिलेटिव से अरेंज कर लेते हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में कहाँ से फंड्स रेज होती है? पार्टनर्स ले आते हैं। और अगर हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वो मेंबर्स से रेज करते हैं। और इसके बाद आती है बात कंपनी की। तो कंपनी को बहुत लंबी कैपिटल की, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी शेयर से शेयर इशू करके प्लस डेप्ट कैपिटल या बारोड फंड्स के थ्रू अरेंजमेंट करते हैं। तो देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस के क्या स्रोत हैं, व्यावसायिक वित्त के स्रोत क्या हैं, जिसको आप सोर्सेज में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ दीर्घकालीन वित्त के लिए या मध्यकालीन वित्त के लिए, अल्पकालीन वित्त के लिए। तो अगर दीर्घकालीन की बात करते हैं तो ये मोर देन 10 ईयर्स की बात होती है ना, 10 ईयर्स की बात होती, मतलब 10 से लेकर के 25 साल तक के लिए जब फाइनेंस कराना होता है तो ये दीर्घकालीन वित्त के लिए होती है। और यहाँ पर अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो 1 साल से लेकर के और 10 साल के, कहीं कहीं पर 2 साल से 5 साल भी लिखा हुआ है। तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री, उस बिजनेस का नेचर कैसा है, वहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि 2 से 5 साल ही सही है या 1 से 10 सही है। ठीक है, तो 1 to 10 ईयर्स होती है मीडियम टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस डे टू डे रन बियर करने के लिए, तो वो आता है बिलो 1 ईयर के लिए। जब बिलो 1 ईयर के लिए हम फाइनेंस कराते हैं 1 साल के कम के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। अब देखिए, दीर्घकालीन वित्त के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कहाँ से फंड्स अरेंज होते हैं? तो वो फंड्स हैं, पहला तो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या कहते हैं कि जो भी शेयर से डिनोमिनेशन में कंपनी छोटे डिनोमिनेशन में लेकर के बड़े डिनोमिनेशन तक जो भी ऐसी कैपिटल जो शेयर के माध्यम से आती है, उनको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब शेयर भी आप देखिए 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। अब इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर एंजॉय करते बहुत सारी
चीज़ें, और ड्रॉबैक्स भी हैं। इक्विटी शेयर में क्या होता है कि उनका वोटिंग राइट्स होता है और इनकी ओनरशिप होती है। इसके साथ में ही जो भी मीटिंग्स होती हैं उनमें सब में इनको पूरा अधिकार होता है कि ये अपनी मीटिंग्स में कंडक्ट करें या वहाँ पे जाए, बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, अपने डिसीजन दें। लेकिन वहीं ड्रॉबैक्स है कि अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल लंबे समय तक के लिए ब्लॉक हो जाता है। अब वो कैपिटल कब मिलेगा? जब कभी वाइंड अप होगा कंपनी का, तभी मिलेगा। दूसरी बात क्या करें डिविडेंड की, तो कंपनी अगर ज़्यादा कमाती है तो कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो डिविडेंड भी ज़्यादा देगी। लेकिन ड्रॉबैक साथ में यही है कि कंपनी अगर अर्निंग नहीं होती तो किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा और उसके लिए कोई शेयर होल्डर फोर्स नहीं कर सकता कंपनी में कि उनको डिविडेंड चाहिए। दूसरी तरह का जो शेयर है दैट इज प्रेफरेंस शेयर है, और प्रेफरेंस शेयर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश, तो इन अंशों पर क्या होता है कि जो भी डिविडेंड है वो फिक्स है, प्लस इनका रिडेम्पशन मतलब इनकी जो पैसा वापसी है पूर्वाधिकार अंशों का, उसका भी तय होता है कि इनको कब रिडीम किया जाएगा। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? ये भी 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। जब आप इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो जैसे संचयी, असंचयी मतलब कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिबल। इन 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम आगे के जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और देखिए डिबेंचर है, फिर कंपनी को जो भी फाइनेंस चाहिए होता है, अगर शेयर कैपिटल से पूरा नहीं होता तो उनके पास एक रास्ता ये भी होता है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए डिबेंचर इशू कर दें। डिबेंचर का मतलब ऋण पत्र होता है, ये शेयर के जैसा ही होता है लेकिन शेयर नहीं होता है। डिबेंचर में क्या होता है कि एक तरह से कंपनी लोन लेती है जिस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए। याद रखिए आप, शेयर्स की कंडीशन में, अंशों की कंडीशन में जो दिया जाता है प्रतिफल उसको बोलते हैं लाभांश, डिविडेंड। जबकि जो डिबेंचर्स पे ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है उसको इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं, जो कि 6-6 महीने के एंड पर आपको देना होता है, यानी कंपनी देती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है लाभों का पुनर्विनियोजन। इसका मतलब क्या है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट की री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसको आप कह सकते हो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, ऐसे जनरल रिजर्व्स या रिजर्व्स एंड सरप्लस, उनको कंपनी क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स की एग्रीमेंट करके, शेयर होल्डर्स की अनुमति लेकर के फिर से उनको इन्वेस्ट कर देते हैं और इस चीज़ को एश्योर करते हैं कंपनियां अपने शेयर होल्डर को कि उनका जो अमाउंट है वो ये कंपनी लगा करके उनसे ज़्यादा, यानी कि वो अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा कहीं अर्निंग करके, अर्जित करके देगी, और इस तरह से ये फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिनसे लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए या आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जो है मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए, जैसे 2 से 5 साल या आप कह सकते हो 1 से 10 साल के बीच के जो टाइम होता है, तो उसके लिए कहाँ से हम अरेंजमेंट करते हैं? तो पब्लिक डिपॉजिट है। कंपनी क्या करती है? कंपनी को ये छूट होती है कि वो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और उस पर उनको वो इंटरेस्ट के फॉर्म में जो है रिटर्न करती है। तो ये पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक से डिपॉजिट से एक्सेप्ट करेंगे वो पब्लिक डिपॉजिट। फिर नेक्स्ट है दूसरा रास्ता है कि मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए कॉमर्शियल बैंक, यानी कि बैंकों से लोन ले लें। तो ये भी एक अच्छा रास्ता है, सोर्स है, स्रोत है, जो कि कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक जनरली प्रोवाइड करती हैं लोन और इसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, और इन कंपनियों को, जो भी कंपनियां हैं, इनको ये बहुत आसानी से लोन मिल जाते हैं और इस पर इंटरेस्ट दे करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का इनका पूरा मौका मिलता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्त संस्थाएं हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है और आसान शर्तों पर उनको फंड्स प्रोवाइड करती है, इसके बदले में वो इंटरेस्ट लेती है। देखिए कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में थोड़े से फर्क है कि कॉमर्शियल बैंक चेकेबल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेकेबल डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है। फिर फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर अगेन आ जाती है बैंक, जिसमें कि बैंक लोन होती है और ये शॉर्ट टर्म लोन है लेस देन 1 ईयर के लिए, इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है।
इसके बाद आता है बैंक अधिविकर्ष, जो कि जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका बैंक में करंट अकाउंट उनके लिए अवेलेबल होता है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको जितना भी ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जो अमाउंट बैंक में होता उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती जब बिजनेसमैन को, और वहाँ से वो विड्रॉल करते हैं तो इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कैश क्रेडिट, तो ये ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इसके बाद में कैश क्रेडिट है, तो कैश क्रेडिट क्या होती है? नगद साख, इसमें सिक्योरिटीज इशू करके सिक्योरिटीज के बिहाफ पर कुछ अमाउंट को क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस करा जा सकता है, और इस पर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली ओवरड्राफ्ट से कम होता है। इसके बाद अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन्स आप ले सकते हैं बिल को डिस्काउंट करा करके। अगर आपके पास में यानी कि कंपनी के पास में या जिसको भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए होता है तो उनके पास जो बिल्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बैंक से भुना लेते हैं और वहाँ से भी अमाउंट होती है। ये भी एक तरीके से लोन लेने का एक वे है जिसमें फाइनेंस आप करा लेते हैं, और इस पर आपको जो भी अमाउंट उनको मिलना होता है उस बिल्स पर, तो वो बैंक को जा करके बाद में मिल जाता है। और इन द लास्ट ग्राहकों से अग्रिम मतलब एडवांस, कस्टमर से एडवांस, देखिए कस्टमर से भी एडवांस ले लेते हैं। ऐसे बिजनेसेस जब रिक्वायरमेंट होता है और उनकी गुडविल अच्छी होती है मार्केट में तो उनको फाइनेंस आसानी से मिल जाता है, और ये कस्टमर्स के एडवांस पर भी इस तरह का यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज कर लेते हैं इन द लास्ट। और ये देखिए व्यापार साख लिखा हुआ है, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। क्या करते हैं, जब कोई भी ऐसी बिजनेस दूसरे के यहाँ मतलब कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को लोन देते तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो ये भी एक अच्छा रास्ता है क्योंकि इससे क्या होती है कि आपस में बिजनेसेस की हेल्प हो जाती है। तो दैट वाज ऑल फॉर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द कोर्स। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जैसा कि आपको जो रिक्वायर्ड है कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहला कोर्स है हमारा अकाउंटेंसी का। तो इस कोर्स में आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जैसा कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज प्लस इसमें जो PDF है सारी इन्वॉल्व कर जाएंगे स्टडी मटेरियल का। इसके साथ ही MCQs का टेस्ट कराया जाएगा, और इसके साथ ही जो सबसे वंडरफुल चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज इस कोर्स में ही इंक्लूड होगा। जो लोग सिर्फ कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं, उनकी तैयारी, उनको लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी, तो उनके लिए हमारा दूसरा ऑफर है जो कि टेस्ट सीरीज का है। तो ये अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज, तो ये दोनों कोर्सेज, पहला है कि अकाउंटेंसी का फुल कोर्स है और दूसरा है कि अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कोर्स के बारे में। सेकेंड कोर्स है हमारा जो कि बिजनेस स्टडीज़ का है। इन द सेम वे कि सारा कुछ इंक्लूड किया जाएगा, जैसा कि आपसे हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपका जो भी लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, और इसके साथ ही जो भी स्टडी मटेरियल क्लास में पढ़ाया जाता है उसका स्टडी मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन MCQs भी इंक्लूड किए जाएंगे, उसके PDFs होंगे। और इसी के साथ ही आप बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हैं। जो लोग फुल कोर्स ले रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज ऑलरेडी होगी। अगर आप खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो खाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कोर्स है जो कि इंटरप्रेन्योरशिप का है। तो सेम हेयर इंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी है कि आप इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं, और अगर कोर्स पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो ये था हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे तो ऐप के लिए बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक कूपन क्रिएट किया गया है, और वो कूपन ऑफर है सुपर 100 का। तो ये सुपर 100 कूपन है जो कि 499 का है, और इसको लगाने के बाद में इसको अप्लाई करके आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। लेकिन देरी मत कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ ओनली 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस, और इस पर जाने के बाद में इसे आप इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे।
और फिर आपको नज़र आएगा होम टैब। होम टैब के पास में ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद स्टोर का ऑप्शन। स्टोर पर आप स्क्रॉल करेंगे और आप देख पाएंगे सारे कोर्सेज जो कि बीपीएससी के लिए हैं, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज, और इसके साथ ही अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कि कोर्स कैसे परचेज करेंगे और ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।